हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट यानी कि टेस्ट पेपर फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 59 तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। कल देखिए 2 दिन वीडियो नहीं जा पाया क्योंकि एक दिन बारिश हो रही थी और दूसरे दिन मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया है और वो वीडियो क्या हुआ, उसमें आवाज ही नहीं आई। ठीक है, तो पूरा वीडियो वो खराब हो गया। मुझे फिर से ये वीडियो आपको देना पड़ रहा है, फिर से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लगे रहिए, जी जान लगा दीजिए हमारे लिए भाई। अपने लिए आपका एग्जाम है 14 तारीख को। क्वेश्चन नंबर 59 से हम लोग चलते हैं। इसके पीछे का वीडियो नीचे आपका पिछला वीडियो दिया गया, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम आपको बताते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर हम बताएं आपको कि हमको कितने नंबर से बताना है आपको, तो आपको बिल्कुल पता होगा, जो डेली मेरी वीडियो देख रहा होगा उसको 59 नंबर, यानी कि आप बिल्कुल पता होगा कितने से भैया, 59 नंबर। 59 से हम लोगों ने कितने, 59 नंबर तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, यानी कि 60 क्वेश्चन तक नियर अबाउट। उसके आगे के हमको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं लगातार। समय बहुत कम है, चीजान लगा देना है। हो सकता है ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को करने का पूरा प्रयास करेंगे। 20 क्वेश्चन नहीं, 20 क्वेश्चन टारगेट है, लेकिन और भी क्वेश्चन हम जितना हो सकता है उतना भी और हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 59। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए जल्दी से। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को, वीडियो आप देखिएगा, नोट करिएगा, कॉपी कलम उठा लीजिए। ठीक है, 59, ये देखिए 59 क्वेश्चन तक हम लोगों ने बताया था। आज आपको क्वेश्चन नंबर 60 से बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 से, क्वेश्चन नंबर 60 आप देख सकते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, ये देखिए आपसे कहा क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 60 भैया। ये कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है। ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अब मुझे बताया क्या था, मैंने जो बताया था वो तो रिकॉर्ड था, खराब हो गया। चलिए इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, ये कह रहा है कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है, तो ये ऊन है आपका, ऊन। ये क्या है आपका, जैव निम्नीकरण है। जबकि जो कांच का बोतल है ये भी नहीं होगा, एल्युमिनियम भी नहीं होगा, और प्लास्टिक का कप ये भी नहीं होगा। ऊन जो है ये आपका जैव निम्नीकरण है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करे आपके, ये करंट का क्वेश्चन है। करे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है, तो भैया कौन सा राज्य है आपका, केरल है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, या आपका आंध्र प्रदेश है। तो बिल्कुल आपको पता होगा भाई, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखिएगा, जो आपका 2 वर्षों में पूछा है। 2 वर्षों वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर, तो 2 वर्षों में अधिकतम वृद्धि दर हुआ था भैया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना होता तेलंगाना सही हो जाता। ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। तो 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम दर्ज की गई है ISFR के अकॉर्डिंग, ISFR 2021 के अकॉर्डिंग। तो आप याद रखिए क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। क्वेश्चन को आज ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 62। ठीक है, 62 क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है भैया, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वाला ऑप्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया, कौन सा इसमें आपका नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कह रहे गौतम बुद्ध नगर आपका रेडीमेड कपड़े। आप याद करिए यूपी स्पेशल अगर आप पढ़े होंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला, तो ये सब मैटर आपका पूछ लेगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पर रेडीमेड कपड़े प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद अमेठी में आपके मूंज के उत्पाद, अमेठी में क्या है आपके मूंज के उत्पाद, बिल्कुल ये भी आपका राइट है। और नहीं वाला पूछा है भैया, सही सुमेलित नहीं वाला, ध्यान समझिएगा। इसके बाद करा आगरा, आगरा देखिए चर्म उद्योग भैया, ये भी आपका राइट है। इसके बाद जो आपका बागपत आता है, बागपत, यहाँ पर लकड़ी के खिलौने आपका सामने दिया, लकड़ी खिलौने नहीं, यहाँ पर आपके फर्नीचर मिलता है। क्या मिलता है भैया, फर्नीचर। ठीक है, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा बागपत आपका फर्नीचर हो जाएगा। ये आपका डी वाला ऑप्शन आपका जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है भैया, तो बागपत आपका नहीं है। कौन सा, बागपत नहीं है। तो आप यहां से आप मार्क करके इसको राइट करिएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपसे छप के आ सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्टली। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ आ गए हैं। देखिए
ये कह रहा है आपसे कि किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। देखिए प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल, तो प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल आपका कहां पर मिलता है? श्रीलंका है आपका, बांग्लादेश है, भूटान है या आपका पाकिस्तान है। तो प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल आपका कहां पर मिलता है भैया? आपका बांग्लादेश में मिलता है। कहां पर? बांग्लादेश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है आपको। देखिए युद्ध आपकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ये युद्ध की बात है। दिख रहा है आपको? ये आपका एक दिया है, आपका मुदगी का युद्ध दिया है, एक पोर्टो नोवा का युद्ध दिया है, सकरखेड़ा का युद्ध दिया है, इसके बाद आपका बेदारा का युद्ध दिया है। चारों के चारों युद्ध दिए हैं। इसमें कह रहा है कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है। हिस्ट्री से क्वेश्चन है भैया, आप डेट जानते रहेंगे तभी इसको आप सही कर पाएंगे। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और थोड़ा सा ऊपर इसको हम कर देते हैं। ठीक है, जिससे चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ये देखिए, ये आपको चारों ऑप्शन दिए गए, कूट आपको दिया गया, सही उत्तर का इसमें आपको क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर, यानी कि कालानुक्रम आपको व्यवस्थित इसको करना है, एक क्रम से आपको इसको क्या करना है भैया? मिलाना है। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं इसमें, थोड़ा सा याद करिएगा, मुदकी का युद्ध, मुदकी का युद्ध ये आपका 1845 में हुआ था। 1845 में अंग्रेजों और सिखों के बीच हुआ था। किसके किसके बीच भैया? अंग्रेजों और सिखों के बीच। ये आप याद रखिएगा, अंग्रेज थे और सिख थे। अंग्रेज और सिखों के बीच 1845 में ये आपका क्या हुआ था? मुदकी का युद्ध हुआ था। ये आप याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है पोर्टो नोवो का युद्ध। जो आपका पोर्टो नोवो का युद्ध है ये आपका कब हुआ था भैया? ये आपका 1781 में हुआ था। ये आपका 1781 में हुआ था, 1781 में। ठीक है, हैदर के साथ, हैदर अली और आपके अंग्रेज के साथ हुआ था। ठीक है, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, हैदर और अंग्रेज के साथ आपका 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, पोर्टो नोवो का युद्ध। इसके बाद फिर आ जाता है आपका कौन सा भैया? सकरखेड़ा का युद्ध। तो सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ था। यह आपका सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में यह आपका हुआ था। या आपका कौन कौन से थे भैया आपके? इसमें देखिए मुगल थे। कौन कौन से थे आपके? मुगल थे और अंग्रेज थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, मुगलों के बीच, मुगल और अंग्रेज के बीच। ठीक है, ये क्या हुआ था? 1724 में सकरखेड़ा का क्या हुआ था भैया? आपका युद्ध हुआ था। ठीक है, हाँ, ये देखिए कि ये अंग्रेज नहीं है, ये हैदराबाद के निजाम इनको करिएगा। इनको क्या करेंगे भैया? हैदराबाद के निजाम। ठीक है, इनका मुगलों और हैदराबाद के निजाम। और क्या है? हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम। इसको सही करिएगा भैया, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, पूछ लेना। देखिए आपसे इस बार तो पिछली बार क्रम लगाने को पूछेगा, ये सब जानते रहेंगे तभी तो क्रम लगा पाएंगे। इसके बाद फिर क्या करें आपसे? एक युद्ध और आ जाता है आपका बेदारा का युद्ध। ठीक है, ये बेदारा का युद्ध आपका कब और किसके किसके बीच हुआ था? ये भी आप याद रखिएगा, 1759 में यह आपका हुआ था। 1759 में। ठीक है, 1759 में ये डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? डच और अंग्रेज के बीच। ठीक है, तो चारों को चारों आप याद रखिएगा। तो इसमें आपका क्या राइट हो सकता है भैया? आपका क्या इसमें सही हो जाएगा? ठीक है, तो आप देखिएगा सबसे पहले आपका युद्ध इसमें कौन सा हुआ है? सबसे पहले देखिए कौन सा युद्ध हुआ है आपका? 1724 वाला दिख रहा है ना, इससे पहले तो कोई युद्ध हुआ नहीं है। इसके बाद देखिए 1724 में आपका क्या हुआ है? सकरखेड़ा का युद्ध हुआ है, 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद बेदारा का युद्ध, इसके बाद देखिएगा 1759 है बेदारा का युद्ध, यह आपका 4 हो गया। यह आपका देखिए बी वाला ऑप्शन मैच कर गया भैया, 3 4 2 1, 3 4 2 1, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका पोर्टो नोवो का युद्ध, यह आपका कब हुआ है? 1781 में। 59 के बाद 81 आ गया, 81 के बाद आपका फिर आ जाता है 45, 1845। तो आपका चौथे में आपका ये हो जाएगा, यानी कि 3 4 2 1 2, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये सब चीजें याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको याद करा दूं मैं फटाक से, 1 मिनट में देखिए मैं आपको याद कराता हूं। मुदगी का युद्ध कब हुआ था? 1845 में अंग्रेज और सिखों के बीच हुआ था। इसके बाद पोर्टो नोवो का युद्ध आपका 1781 में हैदर और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसके बाद सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में मुगल और हैदराबाद के बीच आपका, मुगलों और हैदराबाद के निजाम के बीच आपका हुआ था। इसके बाद फिर बेदारा का युद्ध 1759 में डच और अंग्रेज के बीच आपका हुआ। तो कालानुक्रम आपका मिला मैच कर जाइए, 3 4 2 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए आपसे क्या करे भैया, कर आपका सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है। सल्फा ड्रग, तो देखिए भैया जो सल्फा ड्रग है ये देखिए क्या कह रहा है, सल्फा ड्रग इस बीच ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग, तो क्या है आपका एंटीसेप्टिक है या एनाल्जेसिक है, एंटीपैरेटिक है या आपका एंटीबैक्टीरियल है। ठीक है, तो ये आपका जो सल्फा ड्रग है, ये सल्फा ड्रग है आपका एंटीबैक्टीरियल है। ये क्या है आपका एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल मतलब क्या हो गया आपका प्रतिजीवाणुक है। ये क्या है आपका प्रतिजीवाणुक, जो सल्फर ड्रग है वो क्या है आपका प्रतिजीवाणुक है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 ये कह रहा है जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है। शीर्ष व्यावसायिक शहर की बात कर रहा है, करंट का उस समय क्वेश्चन था भैया 2022 का, तो आप याद कर लेना ये जो आपका हांगकांग है ना, बी वाला ऑप्शन, ये जो हांगकांग है ये व्यावसायिक शहर के सूची में आपका शीर्ष स्थान पर था। ठीक है, हांगकांग, बी वाला आपका राइट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया था। बिल्कुल देखिएगा भारत में संसद में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ये आपकी थोड़ा सा बात करते हैं जिसको हम पेशा नाम से हम जानते हैं। ये जो आपका किसके नाम से जानते हैं भैया, हम पेशा नाम से, पेशा कानून है एक, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन द शेड्यूल एरियाज। ये आपका जो कानून आपका पारित किया गया था, ये भैया आपका कब पारित किया गया था भैया, बिल्कुल याद रखिएगा, ये 1996 में आपका पेशा कानून आपका पारित किया गया था। ठीक है ना, कब पारित किया गया था, 1996 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 68 ये कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल के नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की बात कर रहे हैं भैया, तो पुरास्थल में नाव के चित्र या मॉडल जो आपके प्राप्त हुए हैं, ये आपके दो स्थान है, एक है आपका कौन सा, एक है मोहनजोदड़ो और दूसरा है कौन सा आपका लोथल, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से आपके सिंधु घाटी सभ्यता से पुरास्थल के नाव के मॉडल आपके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में एक जरूर लिख के बताइए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा मोहनजोदड़ो आपका कहां पर है और आपका लोथल ये आपका कहां पर है, कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 69 क्या कह रहा है, ये 69 देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास ऊर्जा, तो बायोमास ऊर्जा की स्रोत की अगर थोड़ा सा बात करते हैं, इसमें कौन कौन बायोमास ऊर्जा के स्रोत में आता है। तो बायोमास किससे किससे बनता है, आपका अगर कोयला से बात करते हैं ये भी बायोमास है, ये गोबर है ये भी बायोमास है, जो आपका लकड़ी है ये भी बायोमास, लेकिन जो परमाणु ऊर्जा ये बायोमास नहीं है, डायरेक्टली आपका दिख रहा है, ये आपका जो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा ना, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्या है आपका परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, परमाणु ऊर्जा ये आपका स्रोत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए क्या करें आपसे, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। म्यांमार का पेगु यामा क्षेत्र भारत का पड़ोसी देश है भैया, तो चर्चा में था उस समय पेगु यामा क्षेत्र, तो इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। तो जो पेगु यामा क्षेत्र है खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो बिल्कुल याद रखना भैया जो आपका टीन है ना, टीन का क्या है एक प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, जिसका नाम क्या है आपका म्यांमार, पेगुयामा। देखिए निम्नलिखित प्रकार के उष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें आपका किया जाता है। बिल्कुल आपको पता होगा भैया, साइंस का क्वेश्चन है ये। तो उष्मा इंजनों में जो आपके हीट इंजन होते हैं, उस हीट इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग देखिए क्या करें आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन कार्बोरेटर इज यूज्ड। ठीक है, कार्बोरेटर इज यूज्ड, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं भैया ये आपका क्या क्या हो जाएगा आपका, कह रहा है बोथ डीजल एंड पेट्रोल इंजन, या कह रहा है आपका स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन। तो ये इसमें जो सी वाला ऑप्शन है पेट्रोल इंजन की बात करते हैं, हीट इंजन का काम करता है, यानी कि हीट इंजन कार्बोरेटर यूज्ड जो आपका होता है ये पेट्रोल इंजन में होता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी वाला। तो उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का जो प्रयोग आपका किया जाता है वो आपको पेट्रोल इंजन में किया जाता है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 72 आ चुका है। देखिए फटाफट जल्दी से, कल मैंने नहीं कराया था, कल मेरा वीडियो खराब हुआ था, तो हम ज्यादा क्वेश्चन को करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या करा, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट आपकी बनी है। तो तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट आपकी कौन बनी है, तो आपको बिल्कुल पता होगा भैया, उस समय चर्चा में थी आपकी सामिया सुलू हसन जी। ये बिल्कुल याद रखिए क्या नाम है इनका, सामिया सुलू हसन। ये अप्रैल 2022 में तंजानिया की
पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट के रूप में ये आपकी बनाई गई, ठीक है। तो आप इसको रट डालिएगा, करंट का क्वेश्चन है भैया, करंट अफेयर है, ठीक है। फिर कह रहा है आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में आपका अवस्थित है? केबुल लामजाओ, ठीक है। तो केबुल लामजाओ का मेरा एक वीडियो पड़ा होगा, उसको आप देख सकते हैं, डे 1 डे 2 करके उसमें पड़ा होगा। उसमें केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में फुल डिटेल में मैंने आपको बताया है, लेकिन ये बोर्ड नहीं है, बोर्ड आपका व्हाइट वाला बोर्ड है, उस पर आपका है, लेकिन क्लियर पूरा एकदम बताया हूं मैं, समझाया हूं, ठीक है। उसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में अवस्थित है। तो भैया बिल्कुल याद रखिएगा, भारत का आपका जो आपका पहला अलवड़ी झील है आपका, यह कौन सा आपका लोकटक झील, और ये लोकटक झील है कहां पर? आपका मणिपुर में। यह आपका कहां पर है? मणिपुर में क्या है? आपका लोकटक झील। और यहीं पर आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका क्या है भैया? आपका अवस्थित है, ठीक है। तो मणिपुर में एक स्थान है आपका, मणिपुर में एक स्थान है कौन सा? आपका विष्णुपुर। कौन सा स्थान है आपका? विष्णुपुर। ये आपका क्या है? मणिपुर में ये आपका स्थान है, ठीक है, विष्णुपुर, याद रखेगा। अगर थोड़ा सा और बात करते हैं केबुल लामजाओ के बारे में, इसके बारे में क्वेश्चन थोड़ा सा और ध्यान से अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। तो देखिएगा 1966 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसे नामित किया गया था। यहां पर मैं लिखता हूं 1966 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में नामित, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया था, के रूप में क्या किया गया भैया? इसे नामित किया गया 1966 में, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा केबुल लामजाओ की और भी बात करें, इसको देखिएगा 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कब भैया? 1977 में इसे क्या दिया गया भैया? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। ये सब चीजें रट डालिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, ऑपरेशन कर दे रहा हूं क्वेश्चन का, ठीक है। 1977 में क्या किया था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। 1966 में वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके बाद 1990 की बात है, 1990 की बात है, और 1990 में क्या किया गया था भैया? आर्द्र भूमि में क्या किया गया? इसे शामिल कर लिया गया, यानी कि रामसर कन्वेंशन के तहत जो है, रामसर कन्वेंशन के तहत क्या किया गया? इसे आर्द्र भूमि में शामिल कर लिया गया, वेटलैंड में शामिल कर लिया गया, ठीक है। ये जो वेटलैंड में आपका शामिल किया गया आपका कब? 1990 में, जिसका नाम क्या है? आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? मणिपुर के विष्णुपुर जिले में आपका लोकटक झील है, और इसी लोकटक झील पे आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। यह आपका पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी माइंड में आप सेट करिएगा। यह आपका पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान आपका तैरता हुआ दिखेगा, ठीक है, तैरता हुआ। इमेज पे चाहे आप गूगल सर्च करके देखिएगा, उसमें आपको केबुल लामजाओ आपको तैरता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद देखिएगा पूर्वोत्तर भारत की आपकी सबसे अलवड़ी झील, आप बिल्कुल पता है आपका कौन सी? आपका लोकटक झील, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, चाहे 1966 वाला ले लीजिए, 77, 90, ये सब डेट आप जरूर याद रखिएगा, इसीलिए मैं इसका ऑपरेशन किया हूं, ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं आपसे कि भारत में कृषि क्षेत्र में छूटो फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अगर भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये कह रहा है आपका भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। ये बिल्कुल सही है भैया, ये अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। कह रहा किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, इसको भी समझिए। कह रहा विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। या भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी के अंतर्गत आती है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप चीजों को समझेंगे तो आप कर जाएंगे, ठीक है। आप समझेंगे तो आप बिल्कुल कर जाएंगे। देखिए अगर थोड़ा सा बात करते हैं, इनपुट सब्सिडी की बात कर रहा है, जो आपका इनपुट सब्सिडी है, तो यानी कि इनपुट सब्सिडी के मतलब इनपुट सब्सिडी इज इंडिया सच ए फॉर फर्टिलाइजर फॉल अंडर इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज, ठीक है। तो यानी कि जो आपका इनडायरेक्ट फॉर्म है, अप्रत्यक्ष आपका जो फॉर्म है, यह आपका इसके अंतर्गत आता है। बिल्कुल आपका राइट है भैया, ये अप्रत्यक्ष फॉर्म के अंतर्गत आता है। इसके बाद कह रहा है आपका यानी कि रिड्यूसिंग इस पावर एंड
इरिगेशन बिल ऑफर्ड ऑफ फार्मर फॉल अंडर डायरेक्ट फ्रॉम सब्सिडीज, यानी मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जो आपका कटौती है अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। तो देखिए कौन कौन सी, यानी कि बिजली और सिंचाई पर दी जाने वाली। तो बिल्कुल आपका ये भी भैया आपका राइट है। लेकिन इसके साथ साथ अगला देखिए क्या कर रहा है, विश्व व्यापार संगठन WTO की बात कर रहा है, संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। बिल्कुल भैया ये तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद कह रहा है भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती है, सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में नहीं आती हैं। कुछ आपकी जो सब्सिडियां हैं वो आपके प्रत्यक्ष श्रेणी के अंतर्गत भी आती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे आप जानते हैं, जैसे कि पहले क्या होता था, पहले सरकार जो है जैसे गैस सिलेंडर में क्या करती थी, सब्सिडी देती थी। जैसे आपके 800 का सिलेंडर है वो आपको 400 को मिलता था। अब सरकार क्या करती है, जैसे अगर सब्सिडी देना होगा डायरेक्ट क्या करती है, आपके अकाउंट में जो है वो आपको डायरेक्ट पैसा भेजती है, ठीक है। यानी कि ये प्रत्यक्ष सब्सिडी की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप दोनों को समझ लीजिए, पहले देखिए अप्रत्यक्ष था, यानी कि पहले सब्सिडी के माध्यम से इसको रेट कम करके दे दिया जाता था 400 रुपए में गैस। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे तो आपका मतलब समझ गया, डायरेक्ट अकाउंट में क्या आता सब्सिडी आती है, लेकिन इस समय सब्सिडी तो कोई मिल रहा है। चलिए मिल रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 आपका डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपका वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है। ये तो बिल्कुल आपको पता होगा, बड़ा ही चर्चा में था इस समय, फॉर्म भी सब फिलअप हो रहे हैं। ये आपको पता जो हो गया क्या है आपका CUET, क्या है भैया CUET। तो 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है, CUET। सी वाला ऑप्शन से आपके क्या हो जाएंगे भैया, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या करे आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 76, ठीक है। इसको समझते हैं। ये अगर आपका नीचे दिए गए कथन में एक को अभिकथन ए, दूसरे को कथन आर कहा गया है। तो अभिकथन ए क्या कह रहा है, एक गिलास पानी में नमक की घोल समरस होता है। आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर जाएंगे, बहुत टिपिकल नहीं है। अगर एक गिलास की बात करते हैं, गिलास में पानी का कोई नमक का हम समरस करते हैं यानी कि मिलाते हैं तो मिल जाता है। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके आप देखिएगा, अगर हम एक गिलास लेते हैं, इसमें पानी मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, तो ये क्या होता है, यानी कि इसका गिलास में नमक का घोल समरस होता है, यानी कि मिल जाएगा। लेकिन पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला अगर घोल समरस होता है तो बिल्कुल भैया ये अगल गलत होगा। यानी कि अगर विभिन्न संगठन यानी कि कई प्रकार की चीज अगर हम मिलाते हैं तो क्या पानी में मिल पाएगा, इसमें नमक भी मिला दें और भी चीजें मिला दें, क्या मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो आप यानी कि सभी संगठन यानी कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिए, पूरे हिस्से में कह रहा है तो पूरे हिस्से में भैया नहीं होता है, कुछ हिस्सों में होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है, तो ए सही है आर गलत है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। ऐसे टिक लगा के चले आइए भैया। इस बार आप पार कर जाइए, पीसीएस एकदम प्री इस बार निकाल ही दीजिए, क्योंकि आपको जी जान लगा के मेहनत करना है भैया। इस बार आपको एक सीट लेनी है, ठीक है। माइंड में ये रखिए, इस बार हमको एक सीट लेनी है, चाहे जो भी कर्म करना पड़ जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 77 देखिए। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है, कह रहा है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूचियों में नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें देखिए विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिया है और ये आपसे राज्य दिया है, ठीक है। तो देखिए जो रमेश तावड़कर है, रमेश तावड़कर ये आपके कहां के भैया विधानसभा निर्वाचित अध्यक्ष है, ये आपके गोवा के विधानसभा निर्वाचित अध्यक्ष है। इसके बाद आपके कुलतार साधवान जी आपके कहां के हैं, ये पंजाब के हैं। टी सत्यव्रत जी आपके कहां पे हैं, मणिपुर के हैं। इसके बाद रितु खंडारी जी कहां के हैं, उत्तराखंड के हैं। तो 1 2 3 4 यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपसे क्या कह रहा है, सारे के सारे आपके सही हो जाएंगे, सीधा वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या आ गया 78, ये कह रहा है आपका टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। तो देखिए द माल्थुसियन थ्योरी ये पुस्तक जो आपका किससे संबंधित है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो देखिए आपका टी माल्थस जी का एक थ्योरी था, वो कहते थे कि अगर कोई जनसंख्या में अगर कंट्रोल करना हो, जनसंख्या नियंत्रण अगर हो रही, कैसे नियंत्रण होती है, जैसे प्राकृतिक आपदा अगर आती है, तो जो प्राकृतिक आपदा जो है इन्होंने एक अपना सुझाव दिया था कि प्राकृतिक आपदा से ही यानी कि जो प्राकृतिक आपदा आती है और इस प्राकृतिक आपदा से जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है।
तो ये आपकी माल्थस थ्योरी थी। उस पुस्तक का नाम था ये माल्थस थ्योरी। इस पुस्तक में देखिए बातें आपकी किया गया था। पुस्तक का नाम क्या था? द माल्थुसियन थ्योरी। ठीक है, यही पुस्तक का क्या है भैया नाम है, इसको याद कर लिएगा। तो आप बिल्कुल पता है आपका पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या से आपका संबंधित था बी वाला। ठीक है, याद हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब किया गया था? तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तो भैया रट ही डालिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका 24 अगस्त 1946 की बात है, और 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की क्या किया गया? घोषणा किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बहुत तेजी के साथ, बिल्कुल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई निम्नलिखित में से स्तूप यानी कि आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है। तो बिल्कुल बताइए आर्यक स्तंभ वाले जो मंच की विशेषताएं आपका कहां पर मिलती हैं? तो ये आपका जो आर्यक स्तंभ वाले जो आपकी मंच की विशेषताएं आपकी मिलती हैं, ये आपके नागार्जुनी कोंड में बनते हैं। कहां पर भैया? ये आपके नागार्जुनी कोंड में बनते हैं। ठीक है, मंदिर से क्वेश्चन, साउथ के आपके जो मंदिर से वहां क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो नागार्जुनी कोंड आप क्या करेंगे? इसको याद कर लेंगे। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 क्या करे आपसे? ये कह रहे भैया संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? ध्वनि प्रदूषण युक्त यानी कि भारत का कौन सा शहर है? आपको बिल्कुल पता है, ये बात कर रहा है आपका पर्यावरण कार्यक्रम दुनिया का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषण वाला कौन सा शहर। इसमें देखिए आपका कौन सा दिया है, आपका दूसरा बात किया है, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? आपका मुरादाबाद। ठीक है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर आपका है? मुरादाबाद। इसके साथ साथ पहले नंबर की बात करेगा दुनिया का, तो बिल्कुल याद रखिएगा आपका पाकिस्तान का लाहौर। ठीक है, पाकिस्तान में कौन सा भैया? लाहौर। ये आपका, ये भी आप याद रखिएगा पहले नंबर पर है। ठीक है, तो आपका दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? ये भारत का शहर है आपका मुरादाबाद। पहले पर पाकिस्तान का लाहौर है। ठीक है, ये भी क्रम आप याद रखेंगे, करंट में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना कब हुआ था भैया? 1945 में इसकी स्थापना हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है ओजोन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। बड़ा हीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन, आपको बिल्कुल पता है। ये 16 सितंबर को क्या किया जाता है? आपका ओजोन दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। इसको आप जरूर से जरूर क्या करेंगे भैया? आप याद रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस बार की थीम क्या है? ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये क्या है आपका? यहां पर मैं लिख देता हूं, ग्लोबल दिख जाएगा ना, ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग ऑन ए अर्थ। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा, ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग ऑन ए अर्थ। ये क्या है? ये आपका थीम है किसका? ओजोन दिवस का। ओजोन दिवस का थीम आप याद रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल कॉर्पोरेशन और प्रोटेक्टिंग ऑन ए अर्थ, यानी कि जो आपका पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला आर्थिक सहयोग है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला, यहां पर लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला, जीवन की रक्षा करने वाला आर्थिक सहयोग। ठीक है, आर्थिक सहयोग। ये क्या है भैया? 2022 की थीम है। कब की थीम है ये? 2022 की क्या है? ये आपका थीम है, याद कर लिया किसका? ओजोन दिवस का। ठीक है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, दोनों के दोनों आप लिख लीजिएगा। दोनों से क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चले। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर फिर आपका 83 क्वेश्चन देखिए आ गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बड़ा ही फेमस ये आपका कांड है भाई, आपको बिल्कुल पता होगा। कह रहा है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार में नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? देखिए, तो आपको जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसके बारे में आपको पता होगा, मैं बताता हूं। अभी देखिए जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार की जो नाइटहुड की उपाधि आपका लौटा दिया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? जो उपाधि है उसको लौटा दिया था। ठीक है, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं, ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था भैया? ये क्वेश्चन याद रखिएगा,
ये पूछा गया क्वेश्चन है, आरओ क्वेश्चन पूछा गया था, कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था? ब्रिटिश जनरल डायर ने क्या किया था? सभी के ऊपर गोली चलवा दिया था डायरेक्टली, ठीक है ना। अंग्रेजों से ऑर्डर दे दिया, उस समय ब्रिटिश जनरल डायर के नेतृत्व में ही ऑर्डर दे दिया, और जिससे कई लोगों की यानी कि डायरेक्टली दिल दहाड़े उनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी, गोली चला दी गई, नरसंहार का आरोप इनके ऊपर लगा था, ठीक है। तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 की बात है। तो ये जो 13 अप्रैल 1919 है, इसमें क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो इससे नाराज होकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया? नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। देखिए, नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार के में एक सम्माननीय उपाधि होती थी, जिसको नाइटहुड की उपाधि मिल जाता था, उसके नाम के आगे सर लगाया जाता था, ठीक है ना। ये होती थी नाइटहुड की उपाधि। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था, ठीक है। तो आपका वैसाखी के पर्व पर पंजाब के अमृतसर में हुआ था। यह आपका कब हुआ था भैया? वैसाखी के पर्व पर, वैसाखी के पर्व पर, ठीक है, पर्व पर पंजाब के अमृतसर में। कहां पर भैया? पंजाब के अमृतसर में। तो पंजाब के अमृतसर में वैसाखी के पर्व पर 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था भैया? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो बिल्कुल पॉइंट इसको आप जरूर से जरूर क्या करेंगे भैया? आप याद कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की थोड़ा सा इनसे बात कर लें। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर से एक बार क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछा गया था, विश्व भारती स्कूल, ठीक है। तो यानी कि विश्व भारती विश्वविद्यालय, यहाँ पर मैं आपसे लिख देता हूँ, विश्व भारती विश्वविद्यालय। और विश्व भारती विश्वविद्यालय का जो गठन किया था वो आपकी किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हीं के ये आपके विद्यालय था, विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। और जनगणमन, ये आपका राष्ट्रगान के बारे में है, तो आप जानते हैं अमार सोनार बांग्ला के रचयिता भी रविन्द्रनाथ टैगोर, बांग्ला का राष्ट्रगान, इसके बारे में भी आपको जानते हैं। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बन जाते हैं, तो जरूर से जरूर क्या करेंगे भाई? आप याद कर लेंगे, ठीक है। और इनको जानते हैं, नोबेल प्राइज दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि श्री के लिए 1921 में, ठीक है। गीतांजलि श्री के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, 1921 में क्या मिला था? गीतांजलि श्री के लिए, गीतांजलि श्री, ठीक है। इनकी काव्य रचना थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, और इनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करें भैया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 84 क्या करें? देखिए, क्वेश्चन आयोग ने आपके ऊपर मेहरबानी किया था भैया पिछली बार। अगर इस क्वेश्चन को जिसने सही किया होगा तो बिल्कुल गलत ही, जो पहला क्वेश्चन सही किया होगा ये भी सही कर जाएगा। इसमें देखिए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो देखिए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर क्या था? सत्य की खोज पर। तो ये सत्यशोधक समाज है, मैंने शुरुआत में पहली वीडियो में आपको बताया था कि आपके ज्योतिबा फूले जी, इन्होंने क्या किया था भैया? सत्यशोधक समाज की क्या किया था? इन्होंने स्थापना किया था। कब भैया? यानी कि ज्योतिबा फूले ने क्या किया था? सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना किया था। ये संस्थापक आपके माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर थोड़ा सा और संस्थापक की बात आई है, हम थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे अगर हम आर्य समाज की बात करते हैं, आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना मैं थोड़ा सा यहां पे लिख दूं, चलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। आर्य समाज की बात करता हूं, आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था भैया? तो आप बिल्कुल पता है, जो आर्य समाज की स्थापना कब और किसने किया था, इसको आपको याद कर लेना है। जो आपकी आर्य समाज की स्थापना है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो ये आपका कब हुआ था? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था भैया? ये इसकी स्थापना किया था, किसका? आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। बिल्कुल याद रखना, ये क्वेश्चन पीसीएस में आपसे पुट अप करके इस बार पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद एक और देख लीजिएगा, आर्य समाज के बाद एक और आ जाता है आपका देव समाज, ठीक है। देव समाज, देव समाज, देव समाज की स्थापना किसने किया था भैया? शिव नारायण अग्निहोत्री। ये बिल्कुल इस बार पीसीएस में आपके बन सकता है ये क्वेश्चन, शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। क्वेश्चन का मैं ऑपरेशन कर दे रहा हूं भैया, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो देव समाज है इसकी स्थापना किसने? इसके संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के कौन माना जाते हैं भैया? प्रार्थना समाज,
प्रार्थना समाज के कौन माने जाते हैं? आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम है इनका? आत्माराम पांडुरंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आत्माराम पांडुरंग ये क्या माने जाते हैं? आपके प्रार्थना समाज के आपके संस्थापक ये माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपसे पूछ सकता है भैया ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज भी आप याद रखेगा, ये भी क्वेश्चन आपसे मैच करने के लिए दे सकता है। ब्रह्म समाज क्या हो जाएगा आपका? राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो ये सब आपके क्वेश्चन, ये समाज से क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है, ठीक। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। देव समाज की स्थापना किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री। इसके बाद फिर आपका प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम हिट है, टीसीएस में 100% आना तय है, इसको रट डालिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलें, आपको आप क्वेश्चन पे ले चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 क्या करा है, जल्दी से मैच कराइए फटाफट। इसमें क्या करा आपका? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको नीचे देखिए उसमें सही उत्तर के इसमें चयन करा है। भारत के जलप्रपात दिया है, अवस्थिति दिया है, ठीक है। तो दूध सागर पहले ही देखना है भैया। दूध सागर ये आपका है कहां पर? ये दूध सागर है कहां पर? आपका गोवा में है। एक आप पहला देखो है किसी में? बिल्कुल भैया सी वाले ऑप्शन में है। चारों को चारों देखो मैच कर गया ये। एक जो है आपका क्या हो जाएगा? एक जो है आपका दूध सागर आपका कहां पर है? सॉरी देखिए ये तो होगा नहीं, एक मिनट। ये देखिए ए का चौथा किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। ये देखिए आपका चाहे बी हो सकता है, चाहे आपका 4 हो सकता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं बरकाना, ये जो आपका बरकाना है यह आपका कहां पर है भैया? कर्नाटक में। बरकाना आपका कर्नाटक में। बरकाना आपका कहां पर है? आपका कर्नाटक में भैया। बरकाना कहां पर है? कर्नाटक में। दूध सागर आपका गोवा में। तो ए का चौथा, बी का पहला, ए का चौथा, बी का पहला, यही डी वाला मैच कर गया भैया। ए का चौथा और बी का पहला, ये डी वाला देखो, ए का चौथा, बी का पहला हो गया। खांदासार की बात करेगा तो ये आपका खंडाधार की बात करेगा, उड़ीसा में है। उसके बाद अगर पलानी की बात करेगा तो पलानी आपका कहां पर है? आपका पलानी हिमाचल प्रदेश में। ये क्या है? आपका पलानी है, ठीक है। जलप्रपात की नाम है, रट डालिएगा जलप्रपात, इस बार आपसे हो सकता है आ जाए। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रेटजी है, पूरा ऑपरेशन कर देंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहीं से जाएगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है आपका किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है, ठीक है। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है भैया? आपका जो मिलावट विहीन हो, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, या जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो। देखिए क्या करा आपका? यह करा अनएडल्ट्रेट, या कह रहा आपका इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, या आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। यही आपका होगा जाएगा, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो पर्यावरण से क्या हो भैया? मित्रवत हो, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, इसको इको मार्क कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार भी रिपीट कर सकता है, रट डालिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 87 क्या कर रहा है भैया? 87 क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है सही सुमेलित इसमें आपका नहीं है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं वाला ऑप्शन पूछ रहा है। ईशान वर्मन दिया है आपका हरहा पाषाण अभिलेख, या सर्व वर्मन दिया है गया ताम्रपत्र, जीवित गुप्ता द्वितीय आपका देव वर्णार्क अभिलेख, या ईश्वर वर्मन या आपका जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेल आपका इसमें नहीं है, ठीक है। तो आपका जो इसमें देखिए आपका जो ईशान वर्मन है, ईशान वर्मन ये आपका हरहा, ये तो आपका राइट है। या आपका जो सर वर्मन दिया, सर वर्मन ये आपका नहीं होगा, या आपका बुद्ध गुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? बुद्ध गुप्त हो जाएगा। तो ये बुद्ध गुप्त के सामने आप गया ताम्रपत्र लगाइएगा, और जीवित गुप्ता द्वितीय आपका देव वर्णार्क अभिलेख, या बिल्कुल आपका राइट है। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा, ये बिल्कुल राइट है। बुद्ध गुप्त गया ताम्र होगा, सर वर्मन आपका होगा नहीं। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपसे इसमें पूछा है नहीं वाला ऑप्शन, तो नहीं आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। कौन सी स्तनधारी अंडे देता है? स्तनधारी अंडे भैया, स्तनधारी अंडे देखिए आपका स्तनधारी के नाम लेंगे तो आप तुरंत कंगारू, तुरंत स्तनधारी नाम लेते तुरंत कंगारू लगा के चले जाएंगे। लेकिन भैया स्तनधारी वो बच्चे पैदा करता है, वो अंडे नहीं देता, ठीक है। तो आप कंगारू तो होगा नहीं। ये आपका देखिएगा, ये आपका है एकिडीना। ये एकिडीना एक है, ये आपका स्तनधारी अंडे देता है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में आपका पाया जाता है। तो कंगारू आपका भैया ये आपका स्तनधारी बच्चे देता है, ठीक है। स्तनधारी है ये लेकिन बच्चे देता है। ये स्तनधारी है लेकिन क्या देता है? अंडे देता है। तो ऑस्ट्रेलिया का है, तो आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है भैया, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट जल्दी से, पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपसे नीचे ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए, नीचे ये कोर्स से सही उत्तर का इसमें चयन करिए। ये आपका अनुसूची दिया है, विषय दिया है। तीसरी अनुसूची से तुरंत शपथ लगा लीजिएगा भैया आपका। चौथी अनुसूची में ये आपका राज्य विधान परिषद दे दिया था, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो आपका देखिए आपका दिया है सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि विधानसभा की बात कर रहा है, ठीक है, काउंसिल स्टेट की बात है, इंग्लिश वाला सही माना जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन सही था। ये आपका क्या है, आपका विधानसभा की बात कर रहा है, तो आपका राज्यसभा यानी कि राज्यसभा में राज्य परिषद में सीटों का आवंटन आपका दिया है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है आपका सातवीं अनुसूची में आपका संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची आपका दिया गया है, और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख आपका किया गया है। तो आप बिल्कुल इसको मैच करा दीजिए भैया, ए का आपका दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा देख लो जल्दी से, और बी का आपका पहला हो जाएगा, बी का पहला, उसके बाद सी का आपका चौथा हो जाएगा, और आपका डी का तीसरा, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तुरंत इसको रट डालिएगा और इसमें 12वां अनुसूची को आप पढ़ लीजिए, एक बार रिवीजन करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 90 लास्ट क्वेश्चन है भैया, लास्ट क्वेश्चन, इसको फटाक से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 90 क्वेश्चन है, देख लीजिए आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूचियों से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ये व्यक्ति दिया, ये संबंधित कार्य दिया। चलिए दोस्तों यहीं पर क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, क्योंकि आपको इसको डिटेल में मैं बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में चीजें आपको बताऊंगा कल, और इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है, और मैं आपको कल आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। आज मैंने 90 क्वेश्चन यानी कि 89 क्वेश्चन तक बताए हैं, कल 90 से क्वेश्चन हम आगे आपको बढ़ेंगे, हो सकता है कल आपको सीरीज कंप्लीट ही करा देंगे, ठीक है। ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहे, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर किया करो यार। एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी लगेगा कि नहीं, आपको थोड़ा ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाइए, जिससे और लोगों का जो है ये प्रॉफिट हो पाए, ठीक है, और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर भी कार्य कर पाए। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, क्या कमियां हैं, क्या है, अपनी जरूर से जरूर इसको बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे आपके अपने इसी चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।